Today's topic is about the weight gain in your pregnancy. देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कितना वेट गेन प्रेगनेंसी में ऑप्टिमम होता है। और अगर हम मोटे की कैटेगरी में आते हैं, ओबीस की कैटेगरी में आते हैं, बीएमआई बहुत ज्यादा है, then your weight gain should not be more than Namaste. Welcome to our channel Birth the New Earth, where we talk a lot about pre-pregnancy, pregnancy, conception, delivery, and the newborn parenting. Today's topic is about the weight gain in your pregnancy. Now, before diving into the topic, I must tell you that weight gain is a very relative term and it should be taken in your own perspective. वेट गेन यानी कि वजन का बढ़ना आपकी प्रेगनेंसी में ये एक सब्जेक्टिव है, इसकी कोई डिफाइंड लाइन नहीं है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से इस टॉपिक को समझना। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कितना वेट गेन प्रेगनेंसी में ऑप्टिमम होता है। उसका टोटल डिपेंडेंस है आपके वेट पर। अगर आप अंडर वेट हैं यानी कि आपका वेट 35, 40, 42, 35, 40, 42 किलो का है, तो आपके लिए वेट गेन 12 से 18 किलो पूरी प्रेगनेंसी में आप कर सकते हैं और इतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपका बिल्कुल एवरेज एंड नॉर्मल वेट है यानी कि आपका बीएमआई 18.5 से लेकर 25 तक है, तो आपका जो ऑप्टिमम वेट गेन है वो 12 to 16 kgs तक हो सकता है। ये आपका नॉर्मल वेट गेन रहेगा। सपोज यू आर लिटिल ओवरवेट, थोड़ा सा आपका वजन ज्यादा है और आपका बीएमआई भी ज्यादा है, तो आपके लिए वेट गेन 7 to 11 kgs तक ही ऑप्टिमम होगा। उसके ऊपर आपको नहीं क्रॉस करना चाहिए। और अगर आप मोटे की कैटेगरी में आते हैं, ओबीस की कैटेगरी में आते हैं, बीएमआई बहुत ज्यादा है, then your weight gain should not be more than 7 to 9 kgs। मतलब अगर आप 90s में हैं, 92, 93 kgs है, 89, 95 kgs हैं, तो आपको वजन 9 किलो से ज्यादा पूरी प्रेगनेंसी में नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं प्रेगनेंसी पर, डिलीवरी पे क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है वेट गेन को अपनी प्री वेट के हिसाब से, ये मैं आपको वीडियो के एंड में सोल्यूशन में आपको बताऊंगी। तब तक आप इसको आगे थोड़ा वेट गेन के बारे में समझिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन कर लेना चाहिए। अब ये जो वेट गेन कंट्रीब्यूटर्स हैं, ये कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? एक, आपके बेबी का वेट, प्लेसेंटा का वेट, लाइक और यूट्रस का वेट। दूसरी, आपके अंदर फैट ज्यादा स्टोर हो रहा है, उसका वेट। आपका ब्लड का वॉल्यूम यानी कि आपके ब्लड के अंदर डेंसिटी और जो चीजें न्यूट्रिशन की है वो भी ब्लड के अंदर बढ़ रही है क्योंकि वो बच्चे तक जानी है, तो ब्लड का वॉल्यूम ओवरऑल बढ़ रहा है, उसका भी वेट एड ऑन इसके अंदर हो जाता है। कंट्रीब्यूशन कैसे होता है? जो बेबी का वेट है ऑन एन एवरेज 3 से 3.5 kgs बढ़िया वेट माना जाता है। 3 से 3.5 किलो तक इतना तो वजन बच्चे से आ गया। यूट्रस का लाइकर यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड जिसको पानी बोलते हैं, जिसमें बच्चा रहता है, एंड प्लासेंटा का जो क्यूमुलेटिव वेट है, इकट्ठा करके जो वेट है, दैट इज अराउंड 2 to 3 kgs। तो कम से कम 6-7 किलो तो वजन आपका यहाँ से आ गया। उसके अलावा 7 से 8 किलो का ऑन एन एवरेज जो वजन होता है वो आपका बॉडी फैट जो कि बॉडी में स्टोर हो रहा होता है, और ब्लड वॉल्यूम जो आपके अंदर बढ़ गया है वो कंट्रीब्यूट करता है। बाकी के वेट को तो मिला के आपका 13-14 किलो वजन बढ़ गया। अब बॉडी में फैट क्यों स्टोर होना है? बॉडी में फैट इसलिए स्टोर होना है क्योंकि अब आपको लैक्टेशन में जाना है, आपको बच्चे को दूध पिलाना है, ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, तो आपकी बॉडी फैट को थोड़ा सा स्टोर करने लग जाती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। और जैसे जैसे आपका लैक्टेशन खत्म होगा, जब बच्चा 1-1.25 साल का होगा, तो आप देखेंगे ये बॉडी फैट जो आपने लिया था धीरे धीरे घट भी जाता है। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। कई मदर्स बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेती हैं या फिर जिनका पहले से ही ज्यादा वेट होता है। आपको सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखना है मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए आपका कितना वेट है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, और आप अपने वेट को किस तरह से मैनेज करें कि आपका न्यूट्रिशन भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, आपको अच्छा न्यूट्रिशन भी मिले, बच्चा भी कमजोर ना हो और आपका वजन भी ठीक से बढ़े। इसके बारे में आप कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
और जब इतनी हम बात कर ही रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन आगे मैं देने वाली हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप जो आपके फैमिलीज एंड फ्रेंड्स में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी प्रेग्नेंट है उनके साथ शेयर कर दीजिए। अब जो वेट गेन है उसका प्राइमरी सोर्स क्या होना चाहिए? वेट गेन का प्राइमरी सोर्स आपको प्रोटीन होना चाहिए, कुछ हद तक फैट भी होना चाहिए, लेकिन कार्ब्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाने। हालांकि आपको शुगर के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो आप अपने आप को बहुत आर्टिफिशियल शुगर्स, वाइट शुगर, मिठाइयों से लोड मत कीजिए। ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है वेट गेन करने का। जो शुगर्स आपको फ्रूट्स के थ्रू मिलती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, वो आप जितना मर्जी ले सकते हैं। थोड़ा बहुत मीठा आप खाइए, लेकिन उसको मेन सोर्स वेट गेन का मत बनाइए। अगर आपका वेट गेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले तिमाही में ही बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि गर्भावस्था, प्रेगनेंसी की डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं, हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं और बच्चे का बहुत ज्यादा वजन बढ़ सकता है। इसको बोलते हैं मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया मतलब वेरी गुड साइज बेबी, बहुत हैवी बच्चा, उसको डिलीवर करने में फिर प्रॉब्लम आती है, डिलीवरी में बच्चा फंस सकता है, उसका एस्फिक्सिया हो सकता है, उसका दम भी घुट सकता है। तो बच्चे का वेट भी आपको ऑप्टिमम ही रखना होगा। अब हमें फैट पर आते हैं, कौन सा फैट खाएं, कौन सा फैट ना खाएं। आपको फैट को कट बिल्कुल नहीं करना अपनी डाइट से। अगर आपने फैट कट किया तो जो फैटी एसिड्स हैं वो अच्छे से बनेगी नहीं, आपका जो फैट स्टोर है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, आपको आगे ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेशन में बहुत चैलेंजेस आएंगे। तो फैट का क्या करना है? कुछ नहीं, आपको अपनी डाइट में सरसों का तेल बढ़ाना है, मस्टर्ड ऑयल यू शुड स्टार्ट हैविंग, वर्जिन कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल बहुत अच्छा है, उसको आप डाइट में, कुकिंग में यूज करें। एंड तीसरी, थर्ड थिंग जो गोल्डन है, जो हमारे घर में नानी दादी माँ सब बनाते थे, रखते थे, वो है हमारा अपना देसी घी, द प्योर घी। कैसे बनाना है? मलाई से आप उसको निकाल सकते हैं। देसी घी को अपनी लाइफ का, डाइट का पार्ट बनाइए। 5 से 10 ml यानी कि 2 से 3 चम्मच देसी घी आपको जरूर लेना चाहिए। आप बेशक देसी घी में कुकिंग मत कीजिए क्योंकि हमें उसको हाइड्रोलाइज नहीं करना है। पके हुए खाने के ऊपर से अगर आप देसी घी डालकर खाएंगे तो अच्छी क्वालिटी की फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में जाएंगी, हार्मोन्स की सिंथेसिस अच्छी होगी, हार्मोन्स का बैलेंस रहेगा और बच्चे को नरिशमेंट मिलेगा। बच्चे को संभालने वाले जो हार्मोन्स हैं वो अच्छे से बनते रहेंगे। फैट भी लेना है। राइस एक चीज है जिसको आप कट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, क्योंकि जो चावल होता है, राइस होता है, उसका जीआई बहुत ज्यादा होता है। इट्स अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, और आपको जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा फूड है वो अवॉइड करना चाहिए, वो आपको मोटापा देता है। तो आप राइस को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आप पूछ सकते हैं कि प्रेगनेंसी के किस पार्ट में कितना वेट गेन करना है। उसका भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले तिमाही में 1 से 1.5 किलो ही वजन गेन होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। इनफैक्ट कई लोगों को इतनी वॉमिटिंग्स होती है, नौशिया, मॉर्निंग सिकनेस रहता है कि उनका वजन तो कम हो सकता है क्योंकि वो कुछ खा ही नहीं रहे होते, उनका मन नहीं कर रहा होता। अगर आपका थोड़ा सा 500-700 ग्राम 1 किलो वेट कम भी हो गया है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए क्योंकि 3 मंथ्स के बाद आप उसको कंपनसेट कर लेंगे। लेकिन मॉर्निंग सिकनेस के टाइम पे अगर आपको जबरदस्ती वो चीजें मुंह में ठूस रहे हैं, खा रहे हैं कि मुझे वजन बढ़ाना है और खाना है, आप ये अपने साथ अत्याचार मत कीजिए, क्योंकि जो आप जबरदस्ती खाएंगे आपकी बॉडी नहीं टॉलरेट कर रही है, तो जो ऑलरेडी अंदर है वो भी बाहर निकल जाएगा। तो मेरा सजेशन अपने सारे पेशेंट्स को हमेशा ये रहता है, बॉडी की डिमांड को सुनिए, थोड़ा खाइए, कम खाइए, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा लीजिए, पोटेशियम रिच फूड ज़्यादा खाइए। हमने एक वीडियो किया था वॉमिटिंग्स इन प्रेगनेंसी, उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें इन टिप्स के बारे में है। और एक और वीडियो किया था हाउ टू हैव अ हेल्दी चाइल्ड, उसमें भी पोटेशियम रिच फूड की बात की है, तो वो आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो मेन वेट गेन स्टार्ट होता है वो 20वें हफ्ते के बाद शुरू होता है। आफ्टर द 5th मंथ कितना होना चाहिए? अब आपका कम से कम 2 किलो पर मंथ वेट गेन करना पड़ेगा। कम से कम 1.5 किलो पे तो आपको फोकस रखना ही है, जिससे कि आपका आगे लैक्टेशन अच्छा रहे और बेबी का वेट भी अच्छा रहे। अगर आपका बच्चा 3-3.5 किलो का है, आप हेल्दी हैं, आपको कोई और डिजीज नहीं है, आपको कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिजीजेस नहीं है, कोई नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको किसी तरह के फियर में रहने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर आपको डायबिटीज हो गई है या ब्लड प्रेशर आपका हाई हो गया है तो डेफिनेटली आपको उसके लिए मेडिसिन लेनी चाहिए और थोड़ी एक्सरसाइजेज अपने रूटीन में लानी चाहिए। 20 to 30 मिनट्स का डेली वॉक, थोड़ा बहुत माइल्ड योगा और एक फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए। ऑफ कोर्स अनलेस एंड अनटिल आपका प्लेसेंटा बहुत नीचे है और आपको आपके डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ है, वो एक अलग सिचुएशन हो जाती है। लेकिन आपको जितना हो सके अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को इनकलकेट करना है ताकि आपका एनर्जी लेवल भी हाई रह सके। अब मैं आपको बस एक और टिप देने वाली हूँ, वो ये है कि अच्छे वेट गेन के लिए क्या खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं खाना। हम अपने वीडियोस में बार बार बोलते हैं कि आपको बाजार का पैक्ड फूड, केमिकल लेडन फूड, प्रिजर्वेटिव्स वाला फूड, कोला के ड्रिंक्स, अजीनोमोटो वाला फूड और वो जो चाइनीज फूड में जो आर्टिफिशियल सॉसेस डालते हैं वो नहीं खाना है। आपके बच्चे के जीन्स, डीएनए, आपके बच्चे के सेल्स बन रहे हैं और ये सारे केमिकल्स हैं जो कि बच्चे की फॉर्मेशन बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इसे बिल्कुल ना कीजिए। घर का बना हुआ खाना खाइए, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस में रहिए, फूड को ब्लेस कीजिए, पानी शुद्ध पीजिए। 12 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी है पूरे दिन में। आप बस अपने आप का सहजता से ध्यान रखिए, अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखिए और आपकी प्रेगनेंसी अमेजिंग होने वाली है और आपकी लाइफ का बेस्ट इवेंट रहने वाला है। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, अगर आपको और कंटेंट चाहिए तो आप डू विजिट आवर वेबसाइट birthanyoga.com। आप अवेकनिंग इन वूम बुक भी पढ़ सकते हैं जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है। Till we meet next time, see you soon on the next video. Thank you.